थाने में है आना जाना और कचहरी घर, ससुर मेरे डीआईजी हैं, फिर काहे का डर। आप में से ज्यादातर लोगों ने ये गीत नहीं सुना होगा, क्योंकि इस गीत पे बैन लगा दिया गया था, यानी इस गीत को रिलीज ही नहीं किया गया था। और आज ये गीत मैं आपको क्यों सुना रहा हूं, और एक कहावत भी सुना रहा हूं, सैया भय कोतवाल फिर डर काहे का। जब पति ही कोतवाल हो तो किस बात का डर है। आपने मुख्तार अंसारी का नाम तो सुना होगा। जब तक उनके चचा जान अहमद अंसारी देश के उपराष्ट्रपति थे, किसी भी पुलिस कर्मी की, किसी भी न्यायाधीश की हिम्मत नहीं थी कि उनके खिलाफ मुकदमा सुन सके, उनको सजा दे सके, क्योंकि मालूम था चचा जान उपराष्ट्रपति पद की कुर्सी पर है। जैसे ही चचा जान उपराष्ट्रपति पद की कुर्सी से हटे, मुख्तार अंसारी का क्या हाल हुआ और यूपी में सत्ता परिवर्तन हुआ, यानी बाबा जी, बुलडोजर बाबा जी सत्ता में आए। मुख्तार अंसारी का हाल आप सबको यज्ञ विदित है। और ऐसा ही देश की राजधानी में हुआ। आप सबको ज्ञात होगा 14 मार्च को जस्टिस यशवंत वर्मा जी के घर में आग लगी। उस वक्त जज साहब घर पे मौजूद नहीं थे। आनंद फानंद तुरंत इस आग लगने की घटना की जानकारी दिल्ली पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई। केवल 2 मिनट के अंतराल में दिल्ली पुलिस भी पहुंच गई, फायर ब्रिगेड भी पहुंचती। भाई पहुंचते क्यों ना, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का था। जब सुरक्षाकर्मी वहां पहुंचे और एक फायर ब्रिगेड के कर्मचारी ने, यानी फायर फाइटर ने वहां पर देखा कि बड़ी तादाद में वहां पर नोटों की अधजली गड्डियां पड़ी हुई थी, और नोटों की तादाद एक नहीं, 2 नहीं, करोड़ों में थी, करोड़ों की संख्या में थे। लेकिन इसकी ठीक से गिनती नहीं हो पाई। और जो वीडियो उस फायर फाइटर ने बनाई थी हिम्मत करके, बाद में उस वीडियो को भी ये कहकर उच्चाधिकारियों के द्वारा डिलीट करवा दिया गया कि ये वीडियो किसी ऐसे लोगों के हाथों में पड़ सकती है जो इसका नाजायज फायदा उठा सकते हैं, यानी सोशल मीडिया से वह वीडियो हटा दी गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर यही सब कुछ किसी साधारण व्यक्ति के साथ हुआ होता तो देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां कितना हो हल्ला करती, तमाम नेशनल मीडिया रोजाना इस बात पे डिबेट करते, और अब तक वह व्यक्ति, आम आदमी, सलाखों के पीछे होता। लेकिन कहते ना, जब सैया भय कोतवाल फिर डर काहे का, क्योंकि हमारे देश की ऐसा कानून है, ऐसा संविधान है, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के किसी जज पर एफआईआर दर्ज करवानी हो तो उसमें सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की परमिशन लेनी पड़ती है। वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिनकी नियुक्ति देश के महामहिम यानी राष्ट्रपति जी करते हैं। लेकिन शायद पिछले दिनों जो भी वक्फ बोर्ड का मामला आया है, मैं ध्यान उस तरफ ले जाना चाहता हूं। जिस तरह से जजों ने यह कहा कि वक्फ बाई यूजर में 300 साल पुराने, बेटा आपको मैनर्स है, वक्फ बाई यूजर के अंदर ये लोग प्रमाण कहां से लाएंगे, मस्जिद के पेपर कहां से लाएंगे। वहीं हमारे देश के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राम मंदिर के कागज मांगते हैं, राम सेतु का प्रमाण मांगा जाता है, यहां तक कि यह मांग की जाती है कि आपके पास क्या सबूत है कि इस देश में राम भगवान हुए थे या नहीं हुए थे। जहां बात आती है हिंदुओं की आस्था की बात,
तो ये गहरी निद्रा में सो जाते हैं। लेकिन जहां मुस्लिम तुष्टीकरण की बात आती है, स्वच्छ संज्ञान लेते हैं। अभी बीजेपी के एक एमपी साहब ने कुछ बातें कह दी, अब सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर स्वच्छ संज्ञान ले रहा है। उन्होंने कहा था अगर देश में कानून बनाना संसद का काम है, न्यायपालिका का नहीं। इससे न्यायालय की अवमानना मान लिया गया और अब उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करने की तैयारियां हो रही है। लेकिन जस्टिस वर्मा के खिलाफ, जिनके खिलाफ इतने पुख्ता सबूत थे, वीडियो बनाई गई, अब जले नोटों की गड्डियां बरामद हुई, केवल उनका तबादला कर दिया गया। अगर यही कोई साधारण व्यक्ति होता, तभी तो मैं कह रहा हूं कि सैया भये कोतवाल अब डर काहे का। और इस बात से व्यथित होकर देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने भी पीड़ा व्यक्त करी, किस तरह से अनुच्छेद की धारा 142 का दुरुपयोग किया जा रहा है। जजों के ऊपर आप आरोप नहीं लगा सकते, कोर्ट की अवमानना का दोषी ठहराकर आपको जेल में डाल दिया जाएगा। एक पत्रकार प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछ सकता है, किसी भी आईएएस आईपीएस से पूछ सकता है, लेकिन किसी जज से प्रश्न पूछने की मीडिया की हिम्मत नहीं है। मीडिया कर्मी हर जगह कैमरा ले जा सकते हैं, लेकिन किसी भी देश के न्यायालय के अंदर मीडिया को घुसने की इजाजत नहीं है। उसका कारण क्या है? अदालतों के अंदर सरेआम रिश्वत ली जाती है। जजों के पेशकार दरवाजे के बाहर खड़े होकर रिश्वत लेते हैं और यह कहते हैं अगर तारीख आपने ज्यादा लंबी लेनी है तो आप जेब गरम कर दीजिए। आपको अपना चालान निकलवाना हो, अब तो ऑनलाइन प्रक्रिया हो गई है। पहले अगर आपको चालान निकलवाना होता था ना, अगर आपका 2000 का चालान कटा हुआ, 500 रुपए में अर्दली को पैसे देके वो चालान बाहर निकलवा सकते थे। इतने बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी होती है अदालतों में, क्या ये देश के जजों को नजर नहीं आता? एक व्यक्ति हजारों करोड़ रुपए लेकर देश के भाग जाता है, लेकिन वही एक मामूली आदमी अगर 500 रुपए की चोरी के आरोप में पकड़ा जाए और उसकी जमानत देने वाला कोई ना हो, तो वो 6-6 महीने जेल के सीटों के पीछे पड़ा रहता है। क्या यशवंत वर्मा जो जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को सजा नहीं होनी चाहिए थी? तो इस देश में जब एक कानून है, कानून की धाराएं एक हैं, तो इस देश में आम आदमी के लिए और देश के न्यायाधीशों के लिए अलग अलग व्यवस्था क्यों है? बड़े बड़े मिनिस्टर, मुख्यमंत्री और यहां तक कि देश की प्रधानमंत्री भी न्यायपालिका के दायरे में आती हैं, तो देश के न्यायाधीशों को इतनी छूट क्यों है? उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो सकती? और यही पीड़ा व्यक्त करी है देश के उपराष्ट्रपति जी ने। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मन की बात रख दी। निर्णय आपके ऊपर है, क्योंकि देश की जनता से बढ़कर कोई नहीं होता। देश में कानून बनाते हैं इतने सारे एमपी मिलकर, जिसपे कई कई वर्ष तक विचार विमर्श होता है, लेकिन जब वो कानून सुप्रीम कोर्ट के पटल पर जाता है, केवल 4 जज उस कानून को निरस्त कर देते हैं। यही बात भाजपा के मंत्री ने कही और बात जायज भी है। तो क्या आवश्यकता है संसद की? क्या आवश्यकता है कार्यपालिका की? सब कुछ अगर देश के सर्वोच्च न्यायालय में तय कर किया जाता है, तो छोड़ दीजिए ये ढकोसला, ये राजनीति, ये लोकतंत्र का। 4 आदमियों को डिसाइड करने दीजिए कि देश में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। देश के आतंकवादियों के लिए रात रात भर कोर्ट खुलती है, राम मंदिर के कागजात मांगे जाते हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड यूजर के नाम पर जब कागजात की मांग होती है तो कहते हैं 300 वर्ष पुराने पेपर कहां से आएंगे। यह है इस देश में न्यायपालिका, न्यायतंत्र, पीड़ा होती है।
आप लोगों को सोचना चाहिए। अगर आपके मन में कुछ विचार आए तो अपने विचारों से अवगत अवश्य करवाइएगा। बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।